आज हम बात करेंगे शिक्षण कौशल के बारे में, जो कि आपका सुपर टेट के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। और मेरा ये हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने खुद अपने लिए बनाया हुआ है ये आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे शेयर जरूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ। आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वैदिक कालीन शिक्षा। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉइंट है वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसलिए किसी भी चीज़ को गोल्डन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसी तरह वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी बहुत ही सुदृढ़, सुव्यवस्थित और ऋषियों मुनियों द्वारा चलाया जाता था। उसमें शिक्षा जो होती थी पर्यावरण के साथ दी जाती थी, ताकि बच्चे पर्यावरण के साथ, जो कि हमारा आज भी हमें ये सिखाया जाता था कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया के साथ शिक्षा दी जाए, जो कि हमारे बहुत ही पुराने समय में दी जाती थी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षा के केंद्र जो थे गुरुकुल थे। जैसे आज हमारे स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं और उनमें कक्षाएं हैं। उसी तरह प्राचीन काल में, मतलब वैदिक काल में, हमारे जो शिक्षा के केंद्र है गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें अध्यापक को ऋषि मुनि या गुरु कहा जाता था, जो नगरों के कोलाहल से दूर किसी जंगल या किसी नदी के आसपास होते थे। तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था, अर्थात गुरुकुल पर पूरी तरह से ऋषियों का आधिपत्य था। शिक्षा हमारा राज्य से अधिकार में नहीं था, अर्थात जो ऋषि मुनि थे वह अपने अनुसार शिक्षा छात्रों को प्रोवाइड कराते थे, और उनमें क्या परिवर्तन करना है, कैसे करना है, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, अभ्यास पुस्तिका क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सभी चीज़ें ऋषि मुनि तय करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुरुकुल की आय के साधन भिक्षाटन, राजा द्वारा दिया गया सहयोग, धनी लोगों द्वारा दी गई सहायता तथा समावर्तन संस्कार के दौरान घर लौट रहे शिष्य द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा थी। यहाँ पर एक शब्द आया है समावर्तन संस्कार। इसका मतलब होता है जैसे हम जब पास आउट होते हैं तो उसके बाद निकल जाते हैं, लेकिन वैदिक काल में समावर्तन संस्कार के दौरान जब शिष्य अपने शिक्षा को पूरा करा देता है तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धनराशि या अन्य वगैरह भेंट करते थे, जो वो अपने घर के लिए जाते थे। अगला पॉइंट है हमारा प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही होती थी। जैसे आज हमारे घरों में ही पहले से शुरू से ही 1 2 3 ABCD सिखाया जाता है, उसी तरह प्रारंभिक शिक्षा कक्षा भी वैदिक काल में घर पर ही शुरू होती थी, जो कि 5 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी और विद्यारंभ संस्कार के साथ शुरू होती थी, जिसमें कुल पुरोहित बालक को स्नान के बाद नवीन वस्त्र धारण करवाकर उसकी उंगलियां पकड़कर चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाता था। इसके पश्चात कुल पुरोहित को दक्षिणा आदि देकर विदा कर दिया जाता था और शिक्षा दीक्षा उसके घर पर ही शुरू हो जाती थी। उसके बाद जब वह बड़ा होता था तो उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती थी, हम उच्च शिक्षा की शुरुआत देखते हैं। उच्च शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल में उपनयन संस्कार से होती है, जहाँ पर हमारी प्राथमिक शिक्षा विद्यारंभ संस्कार से शुरू होती है, वहीं हमारी उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा किस संस्कार से शुरू होती है या हमारी प्राथमिक शिक्षा किस संस्कार से शुरू होती है, जो कि आपके शिक्षण कौशल का एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका नाम ही शिक्षण है। तो शिक्षण व्यवस्था कैसी थी, किस युग में कैसी थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात गुरु के समीप। समीप ले जाने का अर्थ है गुरु के समीप। उपनयन संस्कार में
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था लागू थी तो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए ये हमारा जो उच्च शिक्षा थी वो 6 से 8 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती थी। क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष में शुरू होती थी और वैश्य के लिए 11 से 12 वर्ष में शुरू होती थी। और ब्राह्मणों का जो शिक्षा था, उच्च शिक्षा, वो मौसम के अनुसार स्टार्ट होती थी। जैसे ब्राह्मणों का वसंत ऋतु में, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में। और जो मंत्र थे उच्च शिक्षा को स्टार्ट करने के लिए ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग होती है। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र, क्षत्रियों के लिए त्रिष्टु, वैश्य के लिए जगती मंत्र। ऊपरी वस्त्र शिक्षा के दौरान, उच्च शिक्षा के दौरान जो छात्र होते थे, ब्राह्मण जो थे वो काले हिरन की खाल पहनते थे, क्षत्रिय धब्बेदार हिरन की खाल पहनते थे और वैश्य बकरी की खाल पहने थे। आज की वीडियो में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह यह है कि गुरुकुल में निवास करने वाले शिष्य को ब्रह्मचारी, कुलवासी या अंतःवासी या द्विज कहा जाता था। ब्रह्मचारी अर्थात वह जब तक उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होती वह ब्रह्मचारी जीवन यापन करेगा और गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करेगा। कुलवासी मतलब स्कूल में रहकर शिक्षा करते। अंतःवासी मतलब शिक्षा के लिए गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करना। द्विज का अर्थ है यहाँ पर इस ये होगा, क्योंकि एक जन्म हम लेते हैं तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा के लिए उस समय जाते थे तो हमारा दूसरा जन्म माना जाता था। इसीलिए इस गुरुकुल में रहने वाले शिष्य को द्विज भी कहा जाता था। तो आज की वीडियो यहीं तक ही है। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ज़रूर बना कर लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय।